तो हमने पिछली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। हमारे चैप्टर 4 था मोशन इन प्लेन वाला, और होप तुम फॉलो कर रहे होगे मेरे साथ। तो हम फिज़िक्स को लाइन बाय लाइन चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर 5 शुरू होगा आज, और आज ही अभी से शुरू करने वाला हूँ मैं। तो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्लास 9th में भी हमने देख रखा है ये, अगर किसी को याद हो तो, है ना। तो अब उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है यहाँ पे, क्योंकि हम वेक्टर सीख के आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ सिखा रखा है, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे आए हो तो यू कैन रेफ़र दैट, ठीक है। हमने पार्ट वाइज करें हैं प्रीवियस चैप्टर्स, क्योंकि एक ही बार में 2-3 घंटे की वीडियो जो है वो फिजिबल नहीं है बनाना, है ना। डिस्टर्बेंस आ जाती है, या फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ इतना बैकअप नहीं है। चलो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर में अवर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। सही बात है, प्लेन स्पेस। हमने जेड एक्सिस भी देखा था। अब वी सॉ दैट यूनिफॉर्म मोशन नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग, वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। कोई नई बात नहीं है ना। यूनिफॉर्म है तो फिर वेलोसिटी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि लेट अस फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन अवर कॉमन एक्सपीरियंसेस। मान लो कि टू मूव फुटबॉल एट रेस्ट समवन मस्ट किक इट, ठीक है। टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट, यानी एक फुटबॉल को रेस्ट पे लाने के लिए पहले उसको किक करना पड़ेगा। टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश, है ना। अ ब्रीज कॉज द ब्रांच ऑफ अ ट्री टू स्विंग। ट्री की ब्रांचेस, हवा चलती है तो हिलते हैं ना। स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन मूव हैवी ऑब्जेक्ट। सही बात है। बोट कैन मूव फ्लोइंग रिवर विदाउट एनीवन रोइंग इट, ठीक है। तो अगर पानी का बहाव तेज है तो नाव खुद ही चल जाती है। क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड। तो ये सारे एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स में एग्जाम्पल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और तुमने लिमिटेड एग्जाम क्वेश्चन कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ठीक है, ठीक है। मगर तुम जितना एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर सकते हो ना, जैसे बारिश होती है या इवन स्नोफॉल होती है, तो वो भी है। उसे गाड़ी के कांच वगैरह टूट जाते हैं ना कुछ जगहों पे, तो है ना। तो हेल स्टॉर्म कहते हैं ना उसे। तो ये सारे जो हैं वो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है उसमें, है ना। तो लाइक वाइज एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड ऑल्सो टू रिटार्ड और स्टॉप मोशन। अब मोशन तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, अब उसको रोकना भी है तो कोई ना कोई तो चाहिए होगा, भले ही वो फ्रिक्शन क्यों ना हो, ठीक है। You can stop a ball rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of its motion. एक बच्चा झूला झूल के नीचे गिर रहा है तो तुम उसको रोक सकते हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। लाइक वाइज एक और एग्जांपल देखते हैं कि द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, जैसे कि हाथ हो गया, हवा हो गई, स्ट्रीम्स हो गई। स्ट्रीम किसकी बात हो रही है, विंड हो गई या वाटर हो गई, है ना। तो इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। है स्टोन रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग एक्सेलरेट डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। जो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है कोई, वो क्यों गिर रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो कि धरती उसके ऊपर लगा रही है। अब बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक पुल लग रहा है उसकी तरफ। पुल या पुश दोनों लग सकते हैं। तो दिस शो दैट एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि ग्रेविटेशन या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चाहिए होते हैं, कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, ये बात क्लियर होती है यहाँ से। इन शॉर्ट, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पुट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स, ठीक है। शॉर्ट में बोलें तो फोर्स जो होता है वो यूज़ होता है एक स्टेशनरी, यानी रुके हुए बॉडी को मोशन में लाने के लिए, या फिर कोई मोशन में कोई पहले से बॉडी मूव हो रही है उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है जो फोर्स प्रोवाइड करती है। और ज़रूरी नहीं है इन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, हम हाथ से रोक लेते हैं चीज़ों को, कभी कभार चीज़ें खुद भी रुक जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन भी होता है तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, मगर जब मैं ग्रेविटेशन या फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता है। सो फार सो गुड। बट वट इफ अ बॉडी इज़ मूविंग यूनिफॉर्म, जैसे कि स्केटर मूविंग स्ट्रेट विद कांस्टेंट स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल आइस आइस टैप, है ना, आइस लैप। तो एक क्या बोल, जैसे लोग वो क्या कहते हैं उसको, स्नो का पूरा ग्राउंड होता है उसके ऊपर स्केटिंग कर रहा होता है कोई। तो इज देयर एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या इस केस में हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, है ना। तो ये सवाल आता है हमारे पास।
अभी तो क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तुम देखते हो स्केटिंग करते हैं, या अगर मैं आइस स्केटिंग की बात करूँ, आइस स्कीइंग कहते हैं शायद, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स तो देते ही हैं, साथ में वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होता है, तो इस वजह से रुकता, मतलब फोर्स उतना ही लगेगा मगर ऑब्जेक्ट दूर तक जाएगा। ठीक है, एरिस्टोटल फैलेसी देखते हैं, आगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आएगा। और ये एरिस्टोटल की बात शायद गैलीलियो की बात हुई थी हमारे 9th क्लास में, अभी 11th है तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या है चैप्टर ये, है ना। अभी फिज़िक्स में बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, या मैथ्स में ही बोल लो, हमेशा प्रीवियस चैप्टर से चीज़ें उठ के आती हैं और उसको और एक्सप्लोर करा जाता है, उसकी और एप्लीकेशन देखी जाती हैं। तो अभी मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन वगैरह तो देख लिया, डायमेंशन भी देख लिया है, और फिजिकल वर्ड भी पढ़ लिया। 5th चैप्टर है ये, तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन देखने वाले हैं, मोशन के क्या नियम हैं, ठीक है, गति के नियम हिंदी में बोले तो एक ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल नाम के, हेल्ड द व्यू दैट इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग सम एक्सटर्नल इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग, इन्होंने बताया। ठीक है, तो इस आंसर को आने में काफ़ी वो लग गया, समय लग गया। इंडीड देखो, यहाँ गैलीलियो की बात हुई है, मैंने छोड़ दिया पहला पैराग्राफ, अब पढ़ लेते हैं। इंडीड द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन गिवन बाय गैलीलियो इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में दे दिया था, फाउंडेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटन की मैकेनिक्स का यूज़ करके गैलीलियो ने बताया था, वाइल सिग्नल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस, है ना, जिसने मॉडर्न साइंस का जन्म दिया। तो ग्रीक थिंकर थे हमारे एरिस्टोटल, हेल्ड द व्यू दैट, ये कब की बात है, 384 बिफोर क्राइस्ट, है ना, बहुत पहले की बात है ये। हेल्ड द रिव्यू दैट इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग, उन्होंने ये बोला था, कुछ तो चाहिए होगा जिसको गति प्रदान कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, सम फॉर एग्जाम्पल एन एरो शॉट फ्रॉम अ बो कीप फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप पुशिंग इट, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। कहते हैं कि जो हमने तीर चलाया वो तीर इसलिए दूर तक जा रहा है क्योंकि उसके पीछे की हवा उसको धक्का दे रही है। ठीक है, द व्यू वॉज पार्ट ऑफ एन इलेबोरेट फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया डेवलप एरिस्टोटल ऑन द मोशन ऑफ बॉडी इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है, हमारे पास एरिस्टोटियन आइडियाज मिले हमें ऑन मोशन, आर नाउ नोन टू बी रॉन्ग एंड इट नीड नॉट कंसर्न अस, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हमें पता नहीं होता, तो हम देखो किसी ना किसी को पहल तो करनी थी, तो एरिस्टोटल ने पहल करी। अब जो पहल करेगा, अब या तो वो सही होगा या वो गलत भी हो गया, तो गलत करने वाला कुछ ना कुछ सही लेकर आएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ एरिस्टोटल के साथ, उन्होंने बस स्टार्टिंग कर दी, है ना, इतने पुराने समय पे जहाँ पे लोग आग जलाने का सोच रहे थे कि मतलब आग भी कैसे जलती है उस टाइम। तो अब जो है, For our purpose here, the Aristotelian law of motion may be phrased as external force is required to keep a body in motion। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ऐसा नहीं होता कि तीर को चलाने के लिए पीछे से हवा धक्का देती है उसे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन इज फ्लॉड एज वेल एज shall see we shall see, however, in the nature view the anyone would hold for common experience. Even a small child playing with simple non-electric toy car on a floor know intuitively that it need to constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going, है ना। अगर तुमने बच्चे का खिलौना देखा होगा, या फिर क्या होता है, गाड़ी या फिर कोई छोटा मोटा खिलौना होता है, उसके पीछे या तो चाबी भरते हैं उसको, या फिर उसके पीछे से खींचते हैं, स्ट्रिंग होती है, धागा जैसा होता है, उसको खींचते हैं तो वो आगे को जाता है। ठीक है, ये बच्चा भी जानता है। एक्सटर्नल फोर्स सीम्स टू बी नीडेड टू कीप द बॉडी इन मोशन। ठीक है, आगे जाके रुक जाता है वो, और लेफ्ट टू देमसेल्फ ऑल बॉडी इवेंचुअली कम टू रेस्ट, है ना, सारी बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाती हैं। वट इज़ द फ्लॉ इन एरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट, तो द आंसर इज़ अ मूविंग टॉय कार कम टू रेस्ट बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, काउंटर टू दिस फोर्स द चाइल्ड हैज़ टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। When the car is in uniform motion, there is no net external force acting on it. The force by the child cancel the force friction by the floor, or the corollary is if there was no friction the child would not be required to apply any force, है ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी रुकती नहीं और यूनिफॉर्म मोशन में रहती। द अपोजिंग फोर्स सच एज फ्रिक्शन सॉलिड या फिर विस्कस फोर्स या फिर फ्लूइड पे लगता है, जो जैसे हम अभी ज़मीन पे चल रहे हैं तो वो तो क्या है, सॉलिड है।
और फ्लूइड यानी पानी हो गया या हवा ही हो गई, तो वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं, है ना, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचुरल वर्ल्ड. दिस एक्सप्लेन वाई फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनलेस फोर्सेज टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि एरिस्टोटल वेंट रॉन्ग हो गया था. ही कोट दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक आर्ग्यूमेंट टू गेट a true law of nature for forces and motion. One has to imagine the world in which uniform motion is possible with no friction force opposing. तो ये था ये गैलीलियो ने करा. ठीक है, एक ऐसा दुनिया के बारे में सोचना जहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं अपोज कर रहा है ना. लॉ ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा. वैसे तो तुम्हें अभी सारी बातें जो है 9th में ही पता होंगी, स्टिल इन्होंने थोड़ा रिफ्रेश कर दिया. अब गैलीलियो ने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, एक झूले के ऊपर हम स्लाइड करते हुए आते हैं नीचे. ऑब्जेक्ट फर्स्ट मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन यानी थोड़े किसी एंगल पे उठा हुआ हो. ठीक है, वाइल दोज मूविंग अप रिटार्ड. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को गिरता है तो तेजी में जाता है. जैसे तुम भी ढलान के नीचे को जाते हो साइकिल ले जाके, तो तेज़ चलने लगती है साइकिल, या फिर चलाने में आसानी रहती है ना. एक पैडल मारा इतना नीचे चले गए, पैडल भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वाइल अगर हम ढलान के ऊपर जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, तो दिक्कत होती है, बहुत पैडल मारने पड़ते हैं या बहुत जान लगानी पड़ती है ना. तो ये रिटार्ड हो रहे हैं हमारे मोशन. और मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक है सीधा सीधा मोशन. तो गैलीलियो concluded that the object moving in a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor retardation. It should move with constant velocity. तो ये गैलीलियो ने बोला था कि वो constant velocity से मूव करेगा. Another experiment by Galileo leading to the same conclusion involved a double inclined plane. ठीक है, अब दो जगह से inclined plane हो गया. अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ का यहाँ पे इन्होंने सोच के रखा कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो. अब हमें पता है कि इंक्लाइंड प्लेन है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आसान होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो इसलिए गैलीलियो ने क्या करा, दोनों साइड से इंक्लाइन कर दिया. अब देखो क्या होता है. इफ़ द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज डिक्रीज एंड द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, द बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट, बट इन डूइंग सो इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. क्या हुआ, अनदर एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो लीडिंग टू द सेम कंक्लूजन, जिसमें डबल इंक्लाइन प्लेन थे. तो बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन, रोल डाउन एंड क्लाइंब अप द अदर. ठीक है, मतलब एक प्लेन से नीचे गिराई, जैसे तुम फिगर में देख रहे होगे कटोरी जैसा बना है, यहाँ से नीचे गिराई तो चलते चलते आगे जाके उसके ऊपर क्लाइंब कर गई. इफ़ द प्लेन आर स्मूथ, द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज नियर द सेम एज इनिशियल हाइट. ठीक है, अगर प्लेन स्मूथ रहा यानी फ्रिक्शन कम हुआ तो लिटिल लेस देन, मगर बट नेवर ग्रेटर. ये बात तो पक्का है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हल्के से इंक्लाइन कर देंगे, ऊपर आगे जाके वो और स्पीड पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा. इफ़ द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज डिक्रीज एंड द एक्सपेरिमेंट रिपीट, ऐसे ही हम अगर स्लोप कम करते जाएं, सेम एक्सपेरिमेंट करें, तो बॉल विल स्टिल रीच द सेम हाइट, बट इन डूइंग सो इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि स्लोप कम हो गया, अब चढ़ान कम हो गई. ठीक है, देखो एक सब कॉमन सेंस ही है. अब तुम जितना ज़्यादा इंक्लाइन बनाओगे, अब तुम एक 90 डिग्री की तुम्हारे सामने दीवार है, उसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हो तुम, है ना. थोड़ा तो कम करना पड़ेगा. और जैसे जैसे कम करोगे, तुम इंक्लिनेशन कम कर रहे हो, यानी ग्रेविटेशनल जो पुल है वो पीछे को, देखो बॉल जब आगे को जा रही है तो पीछे को खींच रहा है कोई ना कोई उसे, है ना, तो वो कम हो जाएगा, तो लॉन्गर डिस्टेंस होगा. आगे जाके इन द लिमिटिंग केस व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज जीरो, द बॉल ट्रैवल इन इनफाइनाइट डिस्टेंस. ये है हमारे पास चौंकाने वाली बात. ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है और ऐसा केस है कि स्लोप है ही नहीं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी इंक्लाइन प्लेन से छोड़ेंगे तो वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस चले जाएगी. तो इन अदर वर्ड द मोशन नेवर सीजेस. दिस इज़ ऑफ कोर्स एन आइडियल सिचुएशन, है ना. तो आइडियलाइज सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन हम कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाते. मगर ये चीज़ें तुम समझ में आ रही होगी कि लॉ ऑफ इनर्शिया की रिस्पेक्ट में कैसे बात कर रहे हैं. अभी बात करता हूँ इनर्शिया क्या होता है, या तुम्हें पता है तो अच्छी बात है. इन प्रैक्टिकल द बॉल डज नॉट कम टू स्टॉप आफ्टर मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, ये सब जानते हैं. वो तो जस्ट क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू था. तो बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, however if there were no friction, the ball would continue to move with constant velocity on the horizontal plane. ठीक है, तो गैलीलियो thus arrived to a new insight on the motion that has eluded Aristotle and those who have followed them. ठीक है, him. ठीक है, तो गैलीलियो का ये था मानना, एक नया इंसाइट लिया है मोशन का. तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्वलेंट. ठीक है, तो गैलीलियो का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे.
उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज़ करके ये सारे कंक्लूजन लाए, ठीक है। तो इन बोथ केसेस देयर इज अकम्प्लिश ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली बाय आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, सब जानते हैं, ठीक है। गोट थे अपने टाइम के। न्यूटन बिल्ड एंड गैलीलियोज आइडियाज एंड देखो न्यूटन जो है गैलीलियो के बाद आए, built on Newton built on Galileo's idea and laid the foundation of mechanics in terms of three laws of motion, है ना। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया हैज़ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विच फॉर्मुलेट एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या कहता है मोशन का, कि हर बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो पहले से थी, कोई बड़ी बात नहीं है, until and unless some external force is acted। ये चीज़ समझ लो, अदरवाइज बोल रहे हैं ना, मतलब एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा जब तक उसके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए कि फ़ोन चलाना है या नोटिफिकेशन की आवाज़ ना आ जाए, ऐसा कह सकते हैं ना। ये तो थोड़ा अलग ही एग्जांपल हो गया, मगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर फुटबॉल ही देख लो, फुटबॉल को तुम लात नहीं मारोगे तब तक वो अपनी जगह से हिलेगी क्या, नहीं हिलेगी। फुटबॉल को लात मार दी, अब घास जो होती है या फिर ग्राउंड जो होता है वो उसमें फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो फुटबॉल आगे जाके रुक जाएगी, तो उसको रोकने के लिए भी कोई चाहिए, है ना। अगर कुछ ना होता तो फुटबॉल चलती ही रहती, रुकती ही नहीं, है ना। तो ये है हमारा इनर्शिया का हिस्सा, यानी इनर्शिया यानी जो उसके अंदर हम कह सकते हैं। देखो इनर्शिया और मास को एक साथ रिलेट मत करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ या फिर तुम ऐसे ही बता दो कि इनर्शिया और मास में क्या अंतर है। देखो मास जो है वो एक बॉडी के अंदर होता है, इनर्शिया जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग व्हाट इट इज़, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है अभी, ठीक है, फिर भी तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो सही रहेगा। ये था हमारा आइडिया ऑफ मोशन इन एशियन साइंस जो है, ये तुम देख लेना एक बार, ठीक है, ज़्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेना। भास्करा हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस मोशन, जिसको बोलते हैं तत्कालिकी गति, है ना, तत्कालिकी गति, ये सब पढ़ना, ठीक है। अगर पढ़ सको तो थोड़ा रिवाइज वगैरह कर लेना। चलो मैं इतना करवा देता हूँ, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ओ, तो इन बोथ केस देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट लॉ तुम्हें पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, अच्छा है, जितना भी करेंगे उतना बेटर है। तो इट इज़ इनकरेक्ट अज्यूम दैट द नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। टू मेंटेन अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू इनकाउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स, सो दैट द टू फोर्स सम अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ऐसा भी होता है कि हमें ना नेट जो फोर्स है वो जीरो करना होता है बैलेंस करने के लिए। समराइज करते हैं, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो द बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, सही बात है। एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब देखो एक फुटबॉल है, अब मैं यहाँ से भी धक्का दे रहा हूँ, तुम वहाँ से धक्का दे रहे हो, तो दोनों ने अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो फुटबॉल तो मूव होगी ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। मैं राइट से दे रहा हूँ, मैं तुम लेफ्ट से दे रहे हो, तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। फिजिक्स में ये चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो तुम दे रहे हो -10 न्यूटन का, क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन चेंज है, और टोटल हो गया 10 - 10 दैट इज़ ज़ीरो, है ना। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, ढीट हो चुके हैं, है ना, बदलना ही नहीं चाहते, ऐसे बच्चे को बोलते हैं हम। वैसे ही बॉडी का है, मतलब बॉडी यानी हर कोई, है ना, जिसमें कोई मास वगैरह हो। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इन एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है वैसे, है ना। तो तुम एक बार इसकी रीडिंग करके आना, नेक्स्ट क्लास से करेंगे आगे का, ठीक है। तो होप तुम्हें फर्स्ट चैप्टर मतलब ये 5th चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और कहीं मैं फास्ट हो गया हूँ तो मुझे बता देना। वैसे तो स्लो ही चले हैं, और काफ़ी अभी इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ चला है ट्यूटोरियल आज का। तो चलो फिर बाय।